राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा उनके खिलाफ अपराध जांच की विभाग द्वारा मामले को रद्द करने के लिए दायर याचिका को बिना बारी सूचीबद्ध करने की याचिका को खारिज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में केरल के वायनाड, कोझिकोड और कोच्चि में 12 स्थानों पर तलाशी ली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए भारतीय वायु सेना के पहले C-295 मेगावाट परिवहन विमान को शामिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरने का आदेश जारी किया। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इसमें कतई देरी नहीं की जाए। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट ने नागालैंड में पार्टी के 7 विधायकों और झारखंड में एकमात्र विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। मामले में परिचित लोगों ने कहा कि गुट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विद्रोही गुट के प्रति वफादारी बदलने के लिए 8 के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इंटरचेंज स्टेशन को पास बनाने के लिए निर्माण कार्य कर रही है। इससे यात्रियों का एक से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए इंटरचेंज में लगने वाला काफी समय बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी। मामला न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। राहुल गांधी बिलासपुर के परसदा में आवास न्याय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने लॉन्च की आवास न्याय योजना जाति जनगणना को बताया हिंदुस्तान का एक्सरे। दिल्ली वालों की सुबह उमस भरी रही और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के लिए सामान्य है। राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 8:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 89% दर्ज की गई। पीएम मोदी ने भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश भाजपा के विचार का ही नहीं बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि देश आज अमृत काल की यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमि और महत्वपूर्ण हो गई है। पीएम ने कहा कि यहाँ के युवाओं ने भाजपा का सुशासन देखा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला चुनाव बहुत ही अहम है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है। भाजपा के साथ देश के इस दिल का जुड़ाव कुछ विशेष ही रहा है। जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा को एमपी के लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। अटल जी, कुशाभाऊ ठाकरे, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र सकलेचा जी, मध्य प्रदेश से निकले ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। इसलिए मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है।
मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। यानी जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। इसलिए यहाँ के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है। और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। आज हम जो फैसले लेंगे वो आने वाले 1000 साल के हमारी यात्रा को तय करने वाले हैं। ये सब कुछ मध्य प्रदेश की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश का विकसित होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्ष के लिए यहाँ फिर से भाजपा सरकार बने, पूर्ण बहुमत की स्थिर भाजपा सरकार बने। भाजपा के पास रोड मैप भी है और उसे जमीन पर उतारने की इच्छा शक्ति भी है। इसलिए मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है। हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। मुझे आप सभी के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। अभी गणेश उत्सव का पर्व चल रहा है और उसी गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री जी ने नई संसद प्रारंभ की और पहले दिन ही महिला सशक्तिकरण विधेयक कानून बना के 33% बहनों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दे दिया। और इसलिए इस ऐतिहासिक काम के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज चंद्रमा की सतह पर भारत का चंद्रयान घूम रहा है और हमारे देश की यशो गाथा गा रहा है। चंद्रमा चंद्रयान पर पहुंचा, इसलिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ। वसुदैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया और सम्मान पूरे हिंदुस्तान का बढ़ा। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने कई काम किए। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। लोकसभा सांसद राहुल गांधी के मुख्य आतिथ्य में तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा में राज्य स्तरीय आवास न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राहुल गांधी ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की और लगभग 1200 करोड़ रुपए जनता के खाते में भेजे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ग्रामीण आवास न्याय योजना में लगभग 50,000 लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की सरकार 9,500 करोड़ रुपए जनता के खाते में डालने जा रही है। बिलासपुर आकर आज मुझे काफी खुशी हो रही है। बैठा था और मुझे ये रिमोट कंट्रोल दिया गया और कहा कि देखिए इसका बटन दबाइए, और जैसे ही हमने बटन दबाया तो हजारों करोड़ रुपए सीधे छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के बैंक अकाउंट में गए। ग्रामीण आवास न्याय योजना में तकरीबन 50,000 लोगों को 1-2 सेकंड में बैंक अकाउंट में पैसा मिला। पीएम आवास योजना में जो हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें अभी हिंदुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है, और 7 लाख लोगों को जो आवास सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिए भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने सरकार से रिक्वेस्ट किया, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा कीजिए, मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है। आज तकरीबन 1200 करोड़ रुपए रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है, और अगले 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार 9,500 करोड़ रुपए ऐसे रिमोट कंट्रोल से आपके खातों में डालने जा रही है। हमने चुनाव में आपसे 2-3 वायदे किए थे, छोटे वायदे नहीं थे, छत्तीसगढ़ को बदलने वाले, छत्तीसगढ़ की नींव को मजबूत करने वाले वायदे थे। किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए हमने ये वायदे किए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है, हमने जो वायदे किए थे हमने उनको पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21,000 करोड़ रुपए हमने छत्तीसगढ़ के किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले, उनको 7,000 रुपए प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया। आदिवासियों को एमएसपी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, और देश में सबसे बेहतर फॉरेस्ट राइट एक्ट का इंप्लीमेंटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रुपए परिवार के लिए 70 लाख परिवारों को फायदा मिला। 380 अंग्रेजी के स्कूल खोले और 42,000 वैकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2,500 रुपए महीना का दिया। ये आप जानते हो, हम कांग्रेसी हैं, हम सच्चाई रखते हैं आपके सामने, हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अब एक नया मुद्दा उठा है, कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, याद है आपको? याद है? उसमें हिंदुस्तान में हर जाति के कितने लोग हैं वो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास पड़ा हुआ है। भाई और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा था यहाँ पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा, और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। आप सब यहाँ आए, दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे। चुनाव जीतने के एकदम बाद
कैबिनेट ने 5 वायदे पूरे कर दिए। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ के केसी विद्यालय पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को याद करते हुए कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का कल्याण एवं विकास उनका सपना था। भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उनका कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति से किया जाना चाहिए। आज अंत्योदय के प्रणेता एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से भारत की दृष्टि को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने वाले, राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रबल समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पंडित जी के श्री चरणों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने धुन के पक्के और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है। उसका माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनेक योजनाएं उस समय चली। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के, हर नौजवान को काम, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आप अनुमान करिए, कोई सोचता था कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे। जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा, किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बना करके योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है। जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है। जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। ये जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जो रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है, लेकिन बिना किसी हो हल्ला के
चुपचाप लोगों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनता है। इस पर किया जा रहा कार्य भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा का आधार है, उनकी प्रेरणा है। आज जब उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश पुंज बनकर हमेशा प्रेरित करते रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सब की ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल में 2 शर्तें, जनगणना और परिसीमन लगाकर इस बिल को 2039 तक के लिए टाल दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में 33% आरक्षण राजीव गांधी का सपना था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज हमें गर्व है कि 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं निकाय में और पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने मांग करते हुए कहा कि महिला आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इस देश की महिलाएं, भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत ही उम्मीद के साथ एकटक देख रही थी संसद के विशेष सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार, जो न्याय, जो इंसाफ मोदी जी 9 साल से टाल रहे हैं वो अंततः शायद अब मिल जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन की 2 शर्तें लगाकर मोदी जी ने 2039 तक के लिए महिला आरक्षण को टाल दिया। और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि संसद के सदन में खड़े होकर और भी ऐसे बहुत से वादे किए गए थे। अब मैं बताना चाहती हूं, ये बात 2010 से नहीं शुरू हुई जब यूपीए ने राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पारित किया। ये बात सन 1931 से शुरू हुई। कराची अधिवेशन था, गांधी और नेहरू ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जो दुनिया में पहली बार हुआ कि देश की आजादी के साथ साथ पुरुष के साथ महिला खड़ी होगी, समान मताधिकार दोनों को मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप अमेरिका की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप लंदन की बात करें, दशकों तक महिलाओं को यातना झेलनी पड़ी, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जेल की हवा खानी पड़ी, सिर्फ एक वोट के अधिकार के लिए। और हमारे देश के निर्माताओं ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश को दिया। वो पंडित नेहरू की सोच थी, वो गांधी जी की सोच थी। अब आरक्षण की बात शुरू करते हैं। 1989 राजीव जी ने कहा, आई एम यंग एंड आई हैव अ ड्रीम, मैं नौजवान हूं और मेरा एक सपना है। और उस सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि पुरुष और महिला कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर साथ में चल सकें। 33% आरक्षण निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, यह सपना था राजीव जी का। लोकसभा में पास किया हमने, राज्यसभा में 7 वोट से हारे। और आगे आते हैं 1992 में कांग्रेस की सरकार, 73rd, 74th, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन होता है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है, सच्चाई, यथार्थ बनता है, हम क्रियान्वित करके दिखाते हैं। और उसका फल क्या है, आज उसका नतीजा क्या है? 33% से बढ़कर आज देश में 40% महिलाएं हैं पंचायत और निकाय में जो जीत कर आती हैं। यानी कि आरक्षित सीट पर तो लड़ ही रही हैं और नेतृत्व इतना निखर कर आता है कि वो आगे जाकर जनरल सीट पर भी लड़ती हैं, जीतती हैं। यानी कि और विस्तृत होता जा रहा है निर्णय प्रणाली में उनकी भागीदारी की कहानी जो है। और ये 15, बहुत गर्व है मुझे ये बात कहते हुए कि 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं आज निकाय में और पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने के लायक बनी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। फिर 2010 आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूपीए की सरकार है। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कहते हैं कि यही हम आगे बढ़ाएंगे, विधानसभाओं और लोकसभा में भी महिलाओं को चुनकर बैठकर अपनी बात कहने और निर्णय प्रणाली का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हमारे पास संख्या बल नहीं था लोकसभा में, हम बिल पास नहीं करा पाए, पर राज्यसभा में हुआ। फिर मोदी जी आ जाते हैं सत्ता में।
2014 के मैनिफेस्टो में पहले पन्ने पर महिला आरक्षण का वादा मोदी जी ने किया था। तो आज जो बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं वो ये है कि अगर पिछले 8-9 साल से महिला आरक्षण पर एक शब्द आपने नहीं बोला और अब आप एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो कि अगले 16 साल तक क्रियान्वित ही नहीं हो सकता, तो ये विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी? कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी की, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी की, सबकी यही पहली डिमांड है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में साइक्लोथॉन यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। हरियाणा में नशे के खिलाफ शुरू हुई साइक्लोथॉन का सीएम सिटी करनाल में आज समापन हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़े ऐलान भी किए। सीएम ने कहा कि आज यात्रा के 25 दिन पूरे हुए हैं और जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं वो केवल यात्रा निकालने से पूरा नहीं होगा। जन जागरण का ये अभियान लगातार चलाना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन तोड़नी बहुत जरूरी है और हरियाणा पुलिस इस काम को बेहतर ढंग से कर रही है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित ये जो यात्रा निकली, इसमें सैकड़ों की संख्या में जो लगातार 25 दिन जिन्होंने साइकिल चलाई और उसमें 3 जो प्रमुख नाम जिनकी आयु 64 वर्ष, 65 वर्ष, 66 वर्ष, ऐसे सब महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस यात्रा को सफल करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज भाइयों बहनों, यात्रा के 25 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन ये जो मद्य निषेध हरियाणा का एक संकल्प लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं वो कार्यक्रम तो अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसमें जन जागरण का ये अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आकर के और पुनर्स्थापित हो जाए। और फिर ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले, ये स्मगल करके यहाँ लाने वाले, जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा। उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूं कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे। हमें इन युवाओं को किसी न किसी विधा में व्यस्त भी करना होगा। हरियाणा खेलों की धरती है। हमारे यहाँ तो युवाओं को एक अवसर मिलता है कि गांव में दूध दही का खाना है, खा पी करके और अपने मैदान में जाकर, अखाड़े में जाकर कुश्ती करना, खेल खेलना और उसमें से खेल के अंदर पारंगत हो करके देश और दुनिया में नाम कमाने का काम हरियाणा ने किया है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि नशा रूपी ये जो रोग है इससे हमारा युवा ये बच सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकारी तौर पर जैसा मैंने बताया एक बहुत सुनियोजित ढंग से नशे को खत्म करने के लिए हमारे सब विभाग लगे हैं, चाहे होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, चाहे हमारा सेवा विभाग है, ये सब विभाग इसमें लगे हैं। और कई तरह के हमने टेक्नोलॉजी के नाते से ऐप बनाए हैं। हमने साथी ऐप बनाया है, हमने प्रयास ऐप बनाया है, हमने हॉक ऐप बनाया है, ताकि जो नशा करने वाले और जो नशा कराने वाले, जो सप्लाई करने वाले, जो केमिस्ट ऐसी दवाइयों को बेचते हैं, इनका सबका डाटा वो आदान प्रदान किया जा सके। देश में बहुत से ऐसे अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई राजनीति नहीं है। स्वच्छता अभियान, कोई राजनीति नहीं है। पर्यावरण के सुरक्षित रखने के लिए जागरण किया, जल बचाने का अभियान ये हमने लिया। इसी प्रकार ये जो नशा भगाने का अभियान ये हम ले रहे हैं, ये सामाजिक अभियान है। समाज हमारा सुंदर बने, देश और दुनिया में हमारे हरियाणा का नाम हो और दुनिया में देश का नाम हो, इसलिए हमको इसको आगे बढ़ाना है। मैं अंत में कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। अभी हमने देखा है कि आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं। अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और मैं आज घोषणा करता हूं कि हाँ, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं
इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।